अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 है हमारा स्टडी टेक्स्ट का और इसके सारे एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.04। अब अगर ऐसा सवाल आता है तो आपके पास आपके एग्जाम में कैलकुलेटर्स अलाउड हैं, तो सीधा सीधा अपने कैलकुलेटर पर रूट के नीचे 0.04 लिखो और उसको सॉल्व कर कर क्या आंसर आता है 0.2। तो 1 का आंसर सिंपली डी होगा। आपके पास कैलकुलेटर्स एग्जाम में अलाउड है, आप अपने कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट के नीचे 0.04 लिखो और चेक करो तो आंसर 0.2 आएगा, यानी कि 1 का आंसर डी होगा। 2 में बोलता है स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज आर, यानी कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसमें से सबसे छोटे से सबसे बड़े नंबर का सीक्वेंस जो है वो आपको सेट करना है। 1/3 अगर हम अपने कैलकुलेटर पर चेक करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो बनता है 0.333। फिर हमारे पास 0.3 का जो स्क्वायर है, 0.3 का जो स्क्वायर है वो बनता है 0.09। फिर हमारे पास 0.32 है, तो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा नंबर जो होगा वो 0.3 का स्क्वायर होगा, यानी कि 0.09 होगा। तो सबसे पहले 0.3 का स्क्वायर आएगा, इसका मतलब इसका आंसर ए होगा, बिकॉज सिर्फ ए है जिसमें 0.3 का स्क्वायर सबसे पहले आता है, और उसके बाद फिर 0.32 और उसके बाद फिर 0.33333। तो ये जो सीक्वेंस दी हुई है इसी सीक्वेंस में हमने अपना आंसर जो सेलेक्ट किया वो कर लिया हमने ए। ठीक है। 1.3 अगला सवाल 1.3। 1.3 में लिखता है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इज। ये जो चीज़ दी हुई है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए। तो नीचे y है और ऊपर y क्यूब है। y 3 थे, y क्यूब था, तो ये y स्क्वायर रह जाएगा, नीचे y से कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, नीचे से एक्स क्यूब का x रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ। 4 1s और 4 × 3 इज 12। तो ये बच जाएगा आपका, ऊपर 3 बच जाएगा और वाई स्क्वायर बच जाएगा और नीचे आपके पास बच जाएगा x, यानी कि ए आंसर होगा। 1.4 इवेल्युएशन ऑफ, और एक आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी इवेल्युएशन करनी है। अगर बेसिस सेम हो, अगर बेसिस सेम हो तो जो पावर है ना वो ऐड होती है। तो यहाँ पर अगर बेसिस सेम है तो 6 पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 पावर 2/3 वो भी ऐड, मल्टीप्लाइड बाई 6 पावर 2/3 यानी कि वो भी ऐड। तो ये बन जाएगा 6 और पावर होगी 6/3, यानी कि ये बन जाएगा 6 पावर 2, और 6 पावर 2 जो होगा वो बन जाएगा 36, विच मीन्स कि आंसर होगा डी। अच्छा जी, इसके बाद 1.5 4:A को हम ऐसे लिख सकते हैं, डबल डॉट जो है वो इक्वल्स टू और फिर 5:8, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। 4:A मतलब 4 डिवाइडेड बाई ए, और 5:8 मतलब कि 5 डिवाइडेड बाई 8। देन ए एस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 8 कितना बनेगा 32 इज इक्वल्स टू 5A, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 लेफ्ट साइड पर ऊपर गया, ए राइट साइड पर ऊपर गया, और फिर ए जो होगा वो हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 5, विच मीन्स डी मेरा आंसर होगा। 1.6 करते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 3, अगर x 3 है और y जो है ना वो 1/x है, 1/6 है, देन x, तो x किसके बराबर है? अच्छा जी, पहला ऑप्शन है कि x जो है ना वो 2y के बराबर है। 2y कितना बनता है 2
इंटू वाई की वैल्यू दी हुई है 1.5, वापस से करवा दूँ। 1.5 में ये हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 8 आ गया, बिकॉज इस रेशियो का मतलब है डिवाइड। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 लेफ्ट साइड पर जाकर 4 से मल्टीप्लाई हुआ 32, ए राइट साइड पर जाकर 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5 है, तो 32 इज इक्वल्स टू 5a बना। फिर 5 लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड होगा तो ए जो है ना वो 32/5 बनेगा। 1.6 जो है इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि x जो है ना क्या 2y के बराबर है। देखते हैं, 2y का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू है 1/6। तो अगर y की वैल्यू 1/6 है तो ये बन जाता है 2/6 और ये बन जाता है 1/3। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 2y की वैल्यू है ना, जो 2y की वैल्यू है, 2y की वैल्यू 1/3 बन रही है। 2y की वैल्यू जो है ना वो 1/3 बन रही है। हमने यहाँ पर अभी अभी चेक करी, 2 एज इट इज लिखा और y की जगह 1/6 लिखा, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 हुआ। जब इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये 2/6 हुआ और 2/6 जो है वो 1/3 के बराबर है। यानी कि क्या 2y जो है वो x के बराबर है? नहीं, x के बराबर नहीं है। क्यों x के बराबर नहीं है? इसलिए x के बराबर नहीं है क्योंकि x जो है वो तो 3 है। क्या वॉइस डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है? हर किसी के पास वॉइस डिस्टॉर्शन है? मुझे काइंडली कंफर्म करो तो मैं अपना इंटरनेट चेंज करूं। सही है तुम्हारे पास वॉइस? सलमान, मलिहा, तुम्हारे पास वॉइस क्लियर है? वॉइस डिस्टॉर्शन तो नहीं है कहीं पर? साफ आवाज़ आ रही है ना? सही है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि भाई बी क्या बोलते हैं। बी है 1/2y। बी जो है ना वो है 1/2y। 1/2y का मतलब क्या हुआ? 1/2y का मतलब हुआ 1/2 और y कितना है? y है 1/6। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 1/3 और इसका मतलब हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1/3 और इसका मतलब हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 3/1। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और ये बन रहा है 3। तो इसका मतलब हो गया कि 1 डिवाइडेड बाई 2y जो है ना, इसकी वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है और x जो है ना वो भी 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो होगा ना वो 1/2y के बराबर होगा, यानी कि मेरा आंसर बी होगा। मेरा आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ। इंटरनेट चेंज किया है क्या आप? सही है। इंटरनेट चेंज किया है क्या आप? सही है। क्या अभी भी डिस्टॉर्शन है? अभी सही है या नहीं है? आप लोग 4 लोग ऑनलाइन हो, काइंडली चैट बॉक्स अपने सामने रखो और मुझसे थोड़ा सा कम्युनिकेट करो। अच्छा, अगले पे चलते हैं। अगले में लिखा हुआ है एन एयरलाइन हैज 120 पैसेंजर्स, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन बोर्ड when 7/15 of the seats are occupied is।
एक एयरलाइन है, उस एयरलाइन में 120 सीट्स हैं। एक एयरलाइन है, उसमें 120 सीट्स हैं। अब मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने जो है वो माइक चेंज कर दिया है वापस से। मैंने माइक चेंज किया है, मतलब मैंने जो है वो हैंड्स फ्री लगाए हैं। हैंड्स फ्री पर आवाज़ आ रही है? मैंने हैंड्स फ्री लगा लिए। हैंड्स फ्री पे सही आवाज़ आ रही है? अब मुझे कंफर्म कर दो। मैंने जो है वो हैंड्स फ्री लगा लिए हैं, सही है ना? अच्छा जी, अब क्या हो रहा है? एन एयरलाइन हैज़ 120 सीट्स। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन बोर्ड व्हेन 7/15 ऑफ द सीट्स आर ऑक्यूपाइड। 7/15 सीट्स ऑक्यूपाइड है, यानी कि हर 15 में से 7 सीट्स ऑक्यूपाइड है। एक जहाज़ है, उस जहाज़ पर 120 सीट्स हैं और हर 15 में से 7 सीट्स ऑक्यूपाइड है। 7/15 सीट्स ऑक्यूपाइड हैं। 7/15 सीट्स ऑक्यूपाइड हैं, तो आपको ये बताना है कि टोटल कितनी सीट्स ऑक्यूपाइड होंगी। अगर हर 15 में से 7 सीट्स ऑक्यूपाइड हैं और 120 सीट्स टोटल हैं, ये टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, और ये रेशो है कि हर 15 में से 7 सीट्स ऑक्यूपाइड है। 7/15 सीट्स ऑक्यूपाइड हैं। अगर आपको कभी भी ढूंढना हो कि टोटल कितनी सीट्स ऑक्यूपाइड होंगी, तो आप इन दोनों को कर दोगे मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 7/15, ये आपका बन जाता है 56, यानी कि टोटल 56 सीट्स ऑक्यूपाइड होंगी। तो 1.7 का आंसर बनेगा ए। ठीक है, फिर 1.8 देखते हैं। 1.8 जो है, इसमें आपके पास लिखा हुआ है कि 165 मीटर्स एज अ परसेंटेज ऑफ 3 किलोमीटर्स इज, यानी कि 165 मीटर जो है ना, वो 3 किलोमीटर का कितना फीसद होता है, कितना परसेंटेज होता है। अब परसेंटेज मालूम करने के लिए हम पहले तो 3 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होता है, तो 3 किलोमीटर्स में 3000 मीटर्स होंगे। और 165 मीटर, 165 मीटर्स 3000 का कितना परसेंट होते हैं, उसके लिए 3000 से इसको करो डिवाइड और 100 से करो इसको मल्टीप्लाई। तो 165 डिवाइडेड बाई 3000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये बन जाता है आपका 5.5%। 5.5%। आई रिपीट, 165 3000 का कितना परसेंट है? 5.5% है। पहले आपने किलोमीटर्स को भी मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा, दोनों को सेम लेवल पर लेकर आना होगा। फिर 1.9 करते हैं। 1.9 में है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन विच इज़ एग्जैक्टली हाफ वे। हाफ वे यानी कि बीच में। फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि कम से कम वैल्यू बताओ। सिंपलेस्ट सिंप्लीफाई हुई भी जो हाफ वे हो, बीच में हो। किसके बीच में हो? 13/17 और 14/17 के बीच में। तो अगर मुझे दो पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट ढूंढना होता है, तो मिड पॉइंट ढूंढने के लिए हम दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि 13/17 प्लस 14/17, दोनों को ऐड करते हैं और हम इन दोनों को ऐड कर कर और 2 से करते हैं डिवाइड। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो 13/17, अच्छा कैलकुलेटर्स क्योंकि अलाउड है, तो कैलकुलेटर पर आप 13/17 प्लस 14/17 को ऐड करो और फिर उस आंसर को कर दो 2 से डिवाइड, तो आपका आंसर आएगा 27/34। 1.9 का आंसर होगा बी। ठीक है, 27/34। अच्छा, 1 मिनट मुझे बस देना है यार, मैं ज़रा एक चीज़ सेट कर लूँ।
चलो जी, अगला सवाल 1.10, if v is equals to x square h plus al, then x in terms of v h and a and l is। इसका मतलब ये होता है कि x को आप लेफ्ट हैंड साइड पर रखो और बाकी सारी चीज़ें जो है वो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पर ले आओ। तो हमारे पास v जो है वो बराबर है एक्स स्क्वेयर एच प्लस ए एल के। ए एल अगर उल्टे हाथ पर आएगा तो ये बन जाएगा v माइनस ए एल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर एच। एच उल्टे हाथ पर आएगा तो v माइनस ए एल डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। स्क्वायर उल्टे हाथ पर आएगा तो रूट बनेगा, यानी कि रूट v माइनस ए एल अपॉन एच इज इक्वल्स टू एक्स। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो बनेगा डी। 1.11, the number of employees in 2012 was 5% higher than in 2011। 2012 में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे, काम करने वाले लोग थे, वो 2011 से 5% ज़्यादा थे। द नंबर इन 2013 was 5% higher than in 2012। 13 के लोग 12 से 5% ज़्यादा थे। The total percentage increase in the number of employees from 2011 to 2013 is। तो 11 से 13 के बीच में कितने परसेंट लोग बढ़े। एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो कि 2011 में 100 लोग थे, ठीक है। और 2012 में कितने होंगे, 5% ज़्यादा। 5% ज़्यादा का मतलब है 100 प्लस 100 का 5%, 100 प्लस 100 का 5% यानी कि 105। 2013 में कितने होंगे, 2013 में कितने होंगे, 105 प्लस 105 का 5%, 105 प्लस 105 का 5%, 105 का 5% जो है वो 65.25 बनता है। तो ये हो जाएगा आपका 110.25, 110.25। तो अब 2011 से 2013 में कितने लोग बढ़े हैं। अगर 100 जो है वो 110.25 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि 10.25% लोग इंक्रीज हुए हैं, 10.25% लोग बढ़े हैं। कैसे कैलकुलेट हुआ, चेंज, चेंज कितना है 10.25 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 100 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, तो ये 10.25% बनता है। अच्छा, क्या हम 100 से ही चलें, आप कोई और नंबर भी एज्यूम कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप एज्यूम कर सकते हो कि साल 2011 में लेट से x लोग काम करते थे। तो 2012 में कितने हो जाएंगे, 2012 में हो जाएंगे x प्लस x का 5%, यानी कि 2012 में हो जाएंगे 1.05x। फिर 2013 में कितने हो जाएंगे, 2013 में हो जाएंगे 1.05x प्लस 1.05x का 5%, यानी कि 1 पॉइंट कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 1.1025x। तो अब अगर मुझे परसेंटेज इंक्रीज मालूम करना है तो चेंज, चेंज यानी कि जितने से चेंज आया है 1.1025x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू यानी कि x इंटू 100%, यानी कि 10.25%। ठीक है ना। अच्छा जी, अगला सवाल, फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर।
इसके आपको फैक्टर्स बनाने हैं। अच्छा जी, अब फैक्टर्स कैसे बनेंगे? फैक्टर्स ऐसे बन सकते हैं कि मैं इसको ज़रा पहले तो यहाँ पे लिखूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर। पहली जो दो टर्म्स हैं उसमें से एक्स स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो बच जाएगा ब्रैकेट में ए प्लस बी। दूसरी जो दो टर्म्स हैं उसमें से माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो ब्रैकेट में अगेन बच जाएगा ए प्लस बी। अब यहाँ पर भी ए प्लस बी है और यहाँ पर भी ए प्लस बी है, तो मैं दोनों में से ए प्लस बी को कॉमन ले सकता हूँ। यानी कि ये बन सकता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बन सकता है ए प्लस बी एक बार। ठीक है ना, मैंने ए प्लस बी को कॉमन ले लिया। अच्छा, अब मैथ्स में ये बात याद रहे कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ना वो एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। तो ये हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई और फिर ए प्लस बी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या बनेगा? हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बन जाएगा ए। ठीक है। अच्छा जी, 1.13 फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। इसके आपको फैक्टर्स बनाने हैं। मैं यहाँ पर ज़रा इसको लिखता हूँ पहले तो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अच्छा, जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। और मिड टर्म को ब्रेक कैसे करते हैं? मिड टर्म को ब्रेक करने का रूल ये होता है, पहले मैं चलो लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। मैंने करा क्या, मैंने ये जो माइनस 4x है ना, ये जो माइनस 4x है, इसको माइनस 7x प्लस 3x लिखा। ब्रेक करने का रूल ये होता है, ब्रेक करने का रूल ये होता है कि आप जो ऊपर वाली टर्म को नीचे दो हिस्सों में लिख रहे हो, ये जो नीचे वाले दो हिस्से हैं, जब इसको हल किया जाए, जब इसको सॉल्व किया जाए, जब इसको हल किया जाए, जब इसको सॉल्व किया जाए, तो दोबारा से ऊपर वाली टर्म बन जाए। तो -7x और +3x को जब हम सॉल्व करते हैं तो -4x बनता है। -7x और +3x को जब हम सॉल्व करते हैं तो -4x बनता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब आप -7x के -7 को और +3x के +3 को मल्टीप्लाई करो, जो कि यहाँ पे -21 बन रहा है, तो यहाँ पर जो डिजिट है यानी कि 1 है, और यहाँ पर जो नंबर है यानी कि -21 है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी वही आंसर आना चाहिए। तो आ रहा है, ये भी -21 है और ये भी -21 है। ब्रेक कर कर फिर इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? x कॉमन ले लिया, x -7 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले लिया, x -7 बच गया। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? x +3 और x -7। ठीक है, तो आंसर हमारा जो होगा x+3 और x -7, ए आंसर होगा। अच्छा जी, इसके बाद 1.14 सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, इस इक्वेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म बतानी है। इस इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसकी हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म बतानी है। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व कर कर। पहली चीज लिखी हुई है x डिवाइडेड बाई
x माइनस 1। अच्छा, आगे -1 दिया हुआ है, तो हम -1 जो है ना, इसको x -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लेते हैं, ताकि इसके डिनोमिनेटर में भी x -1 आ जाए और किसी एक नंबर को सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 1 को आप x -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो तो कर सकते हो। डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पर है 1 और आगे लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो इसका भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इस 1 को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 माइनस, और यहाँ पर होगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, यहाँ पर डिवाइड का साइन होगा, और इस साइड पर फिर होगा आपके पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर बन जाएगा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, और इस साइड पर होगा हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। फिर x माइनस एक्स खत्म हो गया और माइनस माइनस प्लस 1 बन गया, तो ये 1 ओवर एक्स माइनस 1 हुआ। डिवाइड, डिवाइड का जो साइन है, जो डिवाइड का साइन है उसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर सकते हैं। जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ऊपर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अच्छा, ये सॉल्व होकर कितना बनता है, 1 और सिर्फ 1 रह गया। ठीक है। अच्छा, अब फर्दर सॉल्व कैसे करें, आप एक काम करो कि 1 माइनस एक्स जो है ना, उसमें से -1 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आपके पास x माइनस 1 बचता है। अब मल्टीप्लाई करो तो ये -1 x माइनस 1 और नीचे आ रहा है x माइनस 1, तो x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि C आपका आंसर होगा। वन 1.15 करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। अच्छा, सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ऊपर होगा, और नीचे भी अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 नीचे होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ऊपर है, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर -9 है, -9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर वाली टर्म को फैक्टराइज करते हैं, बीच वाली टर्म को ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ब्रेक कैसे किया, ब्रेक ऐसे किया कि अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, -3x और +2x को सॉल्व करूंगा तो दोबारा -x बनेगा। दूसरी चीज, -3 और +2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनता है, -6। -3 और +2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना बनता है, -6। और यहाँ पर 1x स्क्वायर और ये -6 है, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 ही बनता है। अच्छा, फिर एक्स स्क्वायर -3x में से x कॉमन लिया, x -3 बच गया। 2x माइनस 6 में से +2 को कॉमन लिया तो x -3 बचा। नीचे हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई,
x प्लस वाई। तो नीचे हमारे पास आ गया x माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री। अब क्या हुआ, अब ऊपर ये बन जाएगा x प्लस टू और x माइनस थ्री। नीचे क्या होगा, नीचे होगा x माइनस थ्री और x प्लस थ्री। तो हमारे पास x माइनस थ्री और x माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा x प्लस टू डिवाइडेड बाई x प्लस थ्री। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा सी। अच्छा भाई, 1.16 a number lies between 90 and 100. When it is divided by 7, there is a remainder of 5. Then required number is। 90 और 100 के बीच में एक नंबर ऐसा है जिसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 5 का रिमाइंडर बच जाता है। तो 7 से अगर वो नंबर डिवाइड करते हैं और 5 का रिमाइंडर बच जाता है, ऐसा कौन सा नंबर है ये हमें ढूंढना है। अब ये सोच कर ही हो सकता है। अगर हम 7 के टेबल पर आते हैं तो 7 10 जा 70 होता है, 7 11 77 होगा, 7 12 जो है वो 84 होगा, 7 into 13 जो है, 7 into 13 जो है वो होगा 91। 7 into 13 जो है वो 91 होगा। इसका मतलब 19 7 से डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है 13। कोई रिमाइंडर नहीं बचता। अच्छा 7 into 14 कितना होगा, 7 into 14 जो होगा वो हो जाएगा 98। इसका मतलब जब 98 जो है वो 7 से डिवाइड होता है तो कोई रिमाइंडर अगेन नहीं बचता क्योंकि आंसर 14 आ जाता है। तो रिमाइंडर आखिर कब बचेगा, अगर 13 से डिवाइड हो रहा है, 91 7 से डिवाइड होता है 13 आंसर आता है। अगर नंबर में 5 ऐड कर दो, 91 में 5 ऐड कर दो 96 हो। अब 96 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे ना तो 13 होल आएगा और 5/7 आएगा। ठीक है ना, मैंने 96 में कितना ऐड कर दिया, जितना इसने बोला था कि रिमाइंडर मुझे चाहिए 5। क्योंकि 91 जो है वो तो 7 के टेबल में आता है, उसके बाद 98 7 के टेबल में आता है, उन दोनों से तो बात नहीं बनती। मैंने 91 में रिमाइंडर ऐड कर दिया। 96 एक ऐसा नंबर है, 96 एक ऐसा नंबर है जिसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 होल और 5 का रिमाइंडर आएगा, यानी कि 5/7। इसको यूं भी चेक कर सकते हो कि जो हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, अगर यहाँ पे 96 हो तो 7 1s आर 7, फिर ये बच गया 26, फिर 7 3 21, तो ये रिमाइंडर बच गया 5। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab² - 4। इसको सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 into a into b² - 4। हम पहला काम ये करते हैं कि हम जो है
इस पहली टर्म को लिख देते हैं ए बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है मैथमेटिकली। अगर पावर सेम है तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस टू ए बी को पहले लिख देते हैं, माइनस टू ए बी स्क्वायर को, और एंड में लिख देते हैं प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, फोर जो है ना, फोर, फोर को हम लिख देते हैं टू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें सर? अब आप ये करो कि आप इस चीज को देखते हुए ना अपनी मिड टर्म को ब्रेक कर लो। मिड टर्म को कैसे ब्रेक कर लो? देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी होल स्क्वायर, ठीक है ना, और बीच वाली चीज को हम लिख सकते हैं माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू स्क्वायर। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? आप ए बी स्क्वायर मेरे ख्याल में कॉमन ले सकते हो, करेक्ट? या चलो आप इतनी ज़्यादा कोशिश भी ना करो, आप मैथ्स का एक रूल अप्लाई कर लो। आपको ये मालूम है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, मैथमेटिक एक रूल होता है, एक्स माइनस वन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से ज़रा यहाँ पर हम अपना दिमाग लगाते हैं। अगर x जो है ना, अगर x ए बी के बराबर हो, अगर x जो है ना वो ए बी के बराबर हो, यानी कि ये जो x है ये बराबर हो ए बी के, जैसा कि इधर है, पूरा का पूरा x जो है वो ए बी के बराबर हो, और जो y है वो b के बराबर हो, जो y है वो b के बराबर हो, तो वाई स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, जैसे कि यहाँ है। तो बीच वाली टर्म क्योंकि होती है टू इंटू एक्स इंटू वाई, बीच वाली जो टर्म होती है वो होती है टू इंटू एक्स इंटू वाई। तो क्या ये बीच वाली टर्म जो है वो हमारी टू ए बी स्क्वायर के बराबर बनेगी? एक मिनट, क्या ये टू इंटू ए इंटू बी के बराबर है? वाई जो है वो बी था, वाई जो है वो बी था, ठीक है, और एक्स जो है ना वो ए बी था, एक्स जो है वो ए बी है, वाई जो है वो बी है। तो टू इंटू एक्स इंटू वाई बन गया टू इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि टू ए बी स्क्वायर बिल्कुल बन गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स जो है हमारा वो ए बी है और वाई जो है वो बी है, तो हम ए बी माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरी चीज़ ए बी माइनस बी का होल स्क्वायर और ये आगे टू स्क्वायर। फिर हम वही वाली प्रॉपर्टी लगाएं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ये बन जाएगा हमारा ए बी माइनस बी माइनस टू, ए बी माइनस बी माइनस टू, और ए बी माइनस बी प्लस टू। और इस हिसाब से मेरा जो आंसर होगा ए बी माइनस बी माइनस टू,
और ए बी माइनस बी प्लस 2 बी आंसर होगा। सॉरी बी नहीं होगा, एक मिनट, डी होगा, डी आंसर होगा मेरा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल था, रिकॉर्डिंग में दोबारा से एक बार देख लेना। अच्छा जी, फिर 1.18 करते हैं। 1.18 है x की पावर 2y इज इक्वल्स टू रूट x, और इस पूरे की जो पावर है वो है 2y स्क्वायर प्लस y। एक प्रॉपर्टी जो यहाँ पर यूज होगी वो है x की पावर a पावर b इज इक्वल्स टू x की पावर a इंटू बी। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की पावर 2y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x का मतलब हो गया x की पावर हाफ, पूरे की पावर जो है ना वो है 2y स्क्वायर प्लस 2। अब हाफ जो है वो ऊपर 2y स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी x की पावर a पावर b इज इक्वल्स टू x की पावर a इंटू बी। तो ये बन जाएगा x पावर 2y इज इक्वल्स टू x की पावर हाफ, जब 2y स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ इंटू 2y स्क्वायर, हाफ इंटू 2y स्क्वायर इज y स्क्वायर, और हाफ इंटू 2 इज 1। फिर जब बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 2y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1। फिर इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को अगर हम ब्रेक करते हैं, अगर हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। पहले दोनों में से y को कॉमन लिया तो y माइनस 1, दूसरों में से -1 को कॉमन लिया तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर ये बन गया y माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, या y इज इक्वल्स टू 1। तो y जो है वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा जी, आखिरी दो सवाल, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, तो अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोगों की उसमें दूर हो जाएगी। 1.19 है 3x स्क्वायर माइनस 1/3 वाई स्क्वायर, और हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं जो है वो ये जो 3x स्क्वायर है ना, इसको 9x स्क्वायर अपॉन 3 लिख देता हूँ। ऐसा मैं मैथमेटिकली कर सकता हूँ, कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके पास 3 लिखा हुआ हो तो उसको आप 9/3 लिख सकते हो, बिकॉज जब 9/3 सॉल्व होगा तो 3 के बराबर होगा। अब आप इन दोनों में से 1/3 को कॉमन ले लो, तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर आप 1/3 एज इट इज लिखे रहने दो। 9x स्क्वायर जो है ना, 9x स्क्वायर उसको आप 3x का होल स्क्वायर, और y को आप वाई स्क्वायर लिखा रहने दे सकते हो। 9x स्क्वायर जो है, जो 9x स्क्वायर है उसको आप 3x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये 3x स्क्वायर जो है वो 9x स्क्वायर बनेगा। फिर ये बन जाएगा 1/3। फिर आप वो वाली प्रॉपर्टी लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो ये आपका बन जाएगा 3x माइनस वाई 3x प्लस वाई। यानी कि आपका आंसर क्या होगा ABCD में से? ABCD में से क्या आंसर बनेगा? D। ठीक है। इसके बाद 1.20 करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल्स टू 64x क्यूब और हमें वैल्यू बतानी है क्यूब रूट ऑफ y की। अच्छा, पहला काम हम ये करते हैं कि हम दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं। यानी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर और ये 64 क्यूब का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ y का जो स्क्वायर है वो बन जाएगा y और 64x क्यूब का जो स्क्वायर है वो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। इससे क्या हुआ, y किसके बराबर है ये पता चल गया। ठीक है। फिर हम दोनों साइड्स पर क्यूब रूट लगा देते हैं। दोनों साइड्स पर क्यूब रूट लगा देते हैं। दोनों साइड्स के साथ सेम ट्रीटमेंट हो सकती है। सही। फिर क्या करेंगे? फिर जो है हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्यूब रूट जो है वो होता है 1/3 के बराबर। यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर लेट से x की पावर a हो और ऊपर b का रूट हो तो ये x की पावर a डिवाइडेड बाई b भी लिखा जाता है। लिहाजा इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 64x क्यूब और इस पूरे की पावर 2/3। अब 64 जो है 64 की अगर आप पावर 2/3 डालोगे, अगर आप 64 की पावर 2/3 डालोगे तो 64 की पावर 2/3 जो है ना 16 बनता है। 64 की अगर आप पावर 2/3 करोगे तो वो 16 बनता है। अच्छा, x की पावर 3 है और वो 2/3 से अगर मल्टीप्लाई हो तो x की पावर 2 बन जाती है। ठीक है। एंड में करा क्या है, अगर a b और पावर x हो तो उसका मतलब होता है a की पावर x और b की पावर x। सो 64 एक्स क्यूब के ऊपर 2/3 था तो इसका मतलब 64 की पावर 2/3 और फिर एक्स क्यूब की भी पावर 2/3। तो एक्स 64 की पावर 2/3 16 बन गया और एक्स क्यूब की पावर 2/3 जब इस तरह से पावर्स लिखी हुई हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो a इंटू बी या 3 इंटू 2/3 जो है वो 2 बन जाता है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपके पेपर्स के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर रिविजन पर्पजेज मैंने इसके सारे सवाल आपको करवा दिए। होपफुली कि कोई मसला नहीं है। ठीक है।